सन 2025 का प्लांट साइंस का। इस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में मेनली मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस या पीजीआर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ थ्रू द स्टाइल, द pollen tube cell wall is modified to facilitate its progression and interaction with the female tissue. Okay. Which of the following components is primarily involved in the strengthening and extension of pollen tube cell wall? तो देखिए इसको इस तरह से समझते हैं हम। ये जो आपकी सेल वॉल होती है मेनली प्लांट की सेल वॉल। तो प्लांट की सेल वॉल में जब भी हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इन चार ऑप्शन में से आपको वो हटाना है जो इससे रिलेवेंट नहीं है। जैसे यहाँ काइटिन लिखा हुआ है तो हम जानते हैं काइटिन प्लांट्स की सेल वॉल में नहीं मिलता है। ये फंगस या फंजाई जो होता है उसके अंदर मिलता है। अब अपने पास में तीन कंपोनेंट्स बचे जिसमें से एक है लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन एंड सुबेरिन। देखो, सेल वॉल किसकी पूछी है? पोलन ट्यूब की, यानी इसको कंटिन्यूअस ग्रोथ करनी है, इसको बढ़ना है, तो हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। अब जैसे हम जानते हैं लिग्निन और जो सुबेरिन होते हैं ये बहुत ही हार्ड कंपाउंड होते हैं, जहां हमें स्टेबिलिटी या फिर कहीं हार्ड या प्रोटेक्ट करने की जहां बात आएगी तो सेल वॉल में वहां सुबेरिन और लिग्निन ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जहां फ्लेक्सिबिलिटी की नीड होती है वहां सेलुलोज एंड पेक्टिन ज्यादा मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी योर सेलुलोज एंड पेक्टिन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है इन फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अब इसमें पूछा है द फॉलोइंग एक्टिविटीज वर परफॉर्म्ड, अरेंज द एक्टिविटीज इन प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ये बोल रहे हैं कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके स्टेप्स क्या थे, मतलब उसने किस तरह से इसको डिजाइन किया था। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले उसने जो हमारा एक स्ट्रैंड लिया था जिसको बोलते हैं आर स्ट्रैंड, और एक था इसका एस स्ट्रैंड। अब इसने क्या किया, सबसे पहले एक चूहे को या जिसको माइस बोलते हैं हम, उसको इस आर के थ्रू इंजेक्ट किया। इससे क्या हुआ, ये चूहा जिंदा रहा। सेकंड में उसने क्या किया, सेकंड स्टेप में उसको एस स्ट्रेन से, जो कि एक वायरुलेंट स्ट्रेन होता है इस पर्टिकुलर माइस के लिए, जो ये जो, ठीक है, तो एस स्ट्रेन को जब माइस के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं तो ये मर जाएगा। थर्ड उसने किया था, जो तुम्हारा एस था इसको हीट किल्ड कर दिया। कैसे कर दिया, इसको गर्म कर दिया इसको, और फिर इसको इंजेक्ट किया किसमें, माइस के अंदर। तो अभी क्या हुआ, ये जिंदा रहा। चौथे स्टेप में उसने क्या किया था, जो तुम्हारा आर स्ट्रेन था और ये तुम्हारा जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इसको लेके माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये चूहा फिर से मर गया। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया था, ए ऑप्शन, पहले ए आ जाएगा। ए के बाद में फिर आएगा आपका सी आ जाएगा, फिर आएगा आपका डी ऑप्शन एंड देन फाइनल बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। एक है हेटेरोसिस ब्रीडिंग इन्वॉल्व क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डाइवर्स इनब्रीड लाइंस टू प्रोड्यूस F1 हाइब्रिड विद सुपीरियर ट्रेट। ये फैक्ट है। द फिगर ऑब्जर्व्ड इन F1 हाइब्रिड रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर मेनी सब्सिक्वेंट जनरेशन इफ द हाइब्रिड इज सेल्फ पॉलिनेटेड। तो ये बिल्कुल एकदम गलत बात है, क्योंकि F1 इटसेल्फ हेटेरोसिस शो करता है, बट जैसे ही हम इसके अंदर सेल्फिंग करेंगे तो सेल्फिंग करने की वजह से ड्यू टू सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन जो तुम्हारा हेटेरोसिस का पार्ट होता है वो रिड्यूस होता है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट in angiosperm, the functional megaspore that results from meiotic division of the megasporocyte proceeds through a specific sequence of nuclear events. Which of the following option best characterizes the development pathway? ठीक है, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज ए सिंगल meiotic division followed by cytokinesis to directly form the egg apparatus। तो ये गलत है यहाँ, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि एक सिंगल मियोटिक डिवीजन के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। इसमें तीन माइटोटिक डिवीजन होते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक गेमेटोफाइट बनेगा जिसके अंदर तीन
एंटीकोडल सेल्स होती हैं, एक पोलर न्यूक्लियाई होता है जिसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो इस तरह से ये 3 माइटोटिक डिवीजन की वजह से बनते हैं। अब आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फॉलोइंग meiotic reduction, the surviving megaspore completes 3 successive mitotic divisions without immediate cellular partitioning, leading to an 8 nucleate 7-celled embryo cell. ये करेक्ट। All 4 megaspore formed by meiosis contribute equally to the formation of 16 nucleate mature female gametophyte. ये गलत है क्योंकि 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो फर्दर गेमिटोफाइट बनाने का काम करता है। द मेगास्पोर एंटर्स 2 राउंड्स ऑफ मियोसिस। ये भी गलत हो गया क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं, ये 3 राउंड्स ऑफ सॉरी 1 राउंड ऑफ मियोसिस फॉलोड बाय, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसी से रिलेवेंट आ गया। तो इसके अंदर क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स नहीं आएगा क्योंकि माइक्रोस्पोर्स जो पोलन मदर सेल होती है वहां फॉर्म होते हैं। फिर आता है 4 मेगास्पोर्स विच यूजुअली वन इज फंक्शनल। ये करेक्ट बात है, ठीक है। फिर आता है डिप्लॉयड एम्ब्रियोस, एक डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म, ठीक है। इसमें आएगा 4 मेगास्पोर विच यूजुअली वन इज फंक्शनल, मियोसिस से यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लांट स्पीसीज एग्जिबिटिंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट, द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज कैरेक्टराइज बाय। तो इसके अंदर आएगा हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एंड गैमेट प्रोडक्शन बाय मियोसिस। ठीक बात है। नहीं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर नहीं होता है स्पोरोफाइट में, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है जो कि स्पोर प्रोडक्शन किससे होते हैं, मियोसिस से होता है। तो स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होंगे और थ्रू मियोसिस गेमेटोफाइट में स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड के बारे में बताना है। तो न्यूक्लियस सीड इज प्रोड्यूस सोलेली बाय द प्राइवेट सीड कंपनी। गलत बात है क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने के लिए या तो ब्रीडर होगा या कंसर्न इंस्टीट्यूट होता है। न्यूक्लियस सीड इज ए मिक्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ब्रेड फॉर ब्रॉड एडेप्टेशन। नहीं, ये प्योर सीड होता है और इसको ब्रॉड एडेप्टेशन के लिए हम यूज नहीं करते हैं। न्यूक्लियस सीड इज द जेनेटिकली प्योर सीड मेंटेन्ड बाय द ओरिजिनल ब्रीडर और इंस्टीट्यूशन। तो ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कंट्रीब्यूट टू द येलो कलर ऑफ मेज कर्नल। तो देखो, ट्रिप्टोसाइनिन, एंथोसाइनिन, पाइकोसाइनिन। अब इसमें से सिर्फ जो येलो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन सा है, जियाजेंथिन। फिर बात करते हैं हम, सीड जर्मिनेशन इज टाइटली रेगुलेटेड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द वीकनिंग ऑफ सीड कोट टू अलाउ एमरजेंस ऑफ रेडिकल। ठीक बात है। This weakening involves hormonal signaling that activate enzymes responsible for degrading specific components of the seed coat and surrounding tissue. Which of the following hormonal interaction is primarily responsible for initiating this seed coat weakening during the early stage of germination? तो भाई सीड कोट से रिलेटेड हार्मोन का रेगुलेशन पूछा गया है। तो देखिए, Synergic synergistic action of gibberellic acid and ethylene stimulate the production of cell wall degrading enzymes. तो जिब्रेलिक एसिड और इथिलीन ये दोनों ही क्या करते हैं, सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करता है। जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट करता है इथिलीन को जो फर्दर इसको सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनेंस वर्किंग टुगेदर टू वीकन द सीड कोट। नहीं, ये नहीं होता है। ऑक्सिन सैलिसिलिक एसिड इन्वेटिंग, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो होता है, तो एब्सिसिक एसिड का मेन काम होता है इसका डोरमेंसी प्रोवाइड करना, ना कि डोरमेंसी को बढ़ावा देना या अ, डोरमेंसी को बढ़ाना एब्सिसिक एसिड का काम होता है, ना कि इसको घटाना। इसमें से सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए हैं। बाकी ऑक्सिन और सैलिसिलिक एसिड का ऐसा कोई ज़्यादा वर्क नहीं होता है डिग्रेडिंग डिग्रेडिंग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में। फिर हम बात करते हैं, सेलेक्ट द आरआरएनए एसोसिएटेड विद द यूकेरियोटिक राइबोसोम्स। अब यूकेरियोटिक आरआरएनए के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, आरआरएनए के अंदर 5s भी होगा, 28s भी होगा, 18s भी होता है, 5.8s होता है। बट ये जो 23s सब यूनिट्स होती हैं ये प्रोकैरियोट्स में मिलती हैं, ना कि यूकेरियोट्स के अंदर।
तो ऑप्शन में ए, सी, डी और ई ये होने चाहिए आपके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ए टिपिकल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म या एंजियोस्पर्म द यूनिक प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन involve the fusion of two male gamete with distinct female gametophyte cells. Considering the ploidy of the gametes and the nuclei involved, what is the resultant ploidy level of primary endosperm formed immediately after double fertilization? तो इसके अंदर हो जाएगा डिप्लॉयड होता है ये जिसमें फ्यूजन ऑफ वन मेल न्यूक्लियाई और टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो देखो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसके पास में हम देखते हैं कि यहाँ 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं जिनके पास में सेपरेट अपने न्यूक्लियाई होते हैं। फिर जो सेंटर में एक बड़ा-सा एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसके पास में 2 न्यूक्लियाई होते हैं और यहाँ होती है एक सेल और इसके साइड में होते हैं सिनर्जिड्स। तो जो हमारी पोलन ट्यूब होती है या पोलन जो हमारा आता है उसके पास में क्या होता है, एक तो ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है ये तो पोलन ट्यूब बना देता है और जो हमारे पास में 2 जर्म न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें से एक जर्म न्यूक्लियाई मिलके इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में मिलके क्या बनाएगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है और एक जर्म न्यूक्लियाई जाके एक एक सेल के साथ में क्या बनाता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। Inheritance of mitochondrial DNA in most sexually reproducing organisms exhibit a unique pattern primarily due to high rates of homologous recombination during oogenesis। अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है। जैसे हमारे पास में ये न्यूक्लियस होता है, यहाँ कुछ जीन्स होती हैं और फिर हमारे पास में 2 सेल ऑर्गेनेल्स और होते हैं जिनको एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के अंदर भी कुछ हमारे पास में डीएनए मिलता है। तो जितना रिकॉम्बिनेशन यहाँ होता है न्यूक्लियर जीन में, यहाँ बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। ठीक है? फिर होता है प्रीडोमिनेंट पैटर्नल इनहेरिटेंस। नहीं, ये गलत बात है, ये भी गलत है क्योंकि पैटर्नल इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया शो नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो ट्रांसमिशन होता है या इनकी जो जीन्स ट्रांसमिट होती हैं, वो सिर्फ मैटरनल इनहेरिटेंस शो करती हैं, यानी ये सिर्फ फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया आगे की जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स ये इसके बारे में करेक्ट बात है। फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया इसमें क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करते हैं। अब पूछा गया है आपसे कि कौन सी मल्टी पेरेंट मैपिंग पॉपुलेशन नहीं है। तो देखिए जो मैजिक पॉपुलेशन होती है इनके अंदर क्या होता है, आपके पास में मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं। इस तरह से आपके पास में बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, फिर हम इनमें आपस में यूं क्रॉस कराते जाते हैं और इस तरह से हमारी एक मैपिंग पॉपुलेशन बनती है जिसको बोलते हैं मैजिक। ठीक है? नाम पॉपुलेशन में क्या होता है, एक फाउंडर पेरेंट होता है और कुछ हमारे पास में एक नेस्टेड पॉपुलेशंस यानी कि इसमें भी मल्टीपल पेरेंट्स का यूज़ किया जाता है। एसोसिएशन मैपिंग पैनल ये हमारे पास में डाइवर्स नेचुरल जो हमारे पास में एक पैनल होता है जीनोटाइप्स का, तो यहाँ भी हमारे पास में क्या हो गया मल्टीपल पेरेंट्स हो गए। फिर आता है F2 डेराइव F3 प्लांट्स। ये क्या है, ये बाई पेरेंटल है यानी ये 2 पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा के F1 F1 से F2 आएगा, फिर हमारे पास में ये जो F2 के ऊपर सीड लगते हैं उसको बोलते हैं F2 डेराइव F3। ठीक है? इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आएगा इसमें हाइब्रिड सनफ्लावर सीड प्रोडक्शन व्हाट इज द टिपिकल एयरलाइन। ये रट्टा वाला क्वेश्चन है तो ये 3:1 होता है इसके अंदर। फिर आता है कंसीडर हाइपोथेटिकल रिप्रेसिबल operon अंडर नेगेटिव कंट्रोल ए म्यूटेशन इन द जीन एनकोडिंग द repressor प्रोटीन रिजल्ट इन नॉन फंक्शनल repressor that cannot bind to operator, what would be the expected expression pattern of structural gene। तो देखिए ये ओपेरॉन का अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेसेबल रिप्रेसेबल यानी कि इसको रिप्रेस करना है यानी किसी ओपेरॉन सिस्टम को आपको क्लोज करना है तो आपके पास में को रिप्रेसर होना जरूरी है। ये जो को रिप्रेसर होता है अब यहाँ नेगेटिव कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ठीक बात है। अब आप देखिए हमने क्या किया है, ये जो तुम्हारा आपका जो ये रिप्रेसेबल ओपेरॉन है इसके अंदर जो जीन्स इस रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करती थी उसके अंदर क्या हो गया, रिप्रेसर प्रोटीन रिप्रेसर जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया तो ये क्या करेगी, रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बना पाएगी। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनेगा तो तुम्हारा जो को रिप्रेसर होता है वो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा और ये अगर यहाँ बाइंड नहीं करेंगे
तो जो तुम्हारी जीन्स हैं, वो ऑलरेडी ऑन होती है, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन या फिर उनका जो एक्सप्रेशन होता है, वो कंटीन्यूअस रहता है। तो अब नेगेटिव कंट्रोल है, रिप्रेसिबल सिस्टम है, तो रिप्रेसर एंड को-रिप्रेसर जाके इनको स्टॉप करना है, यानी इस ऑपेरॉन को बंद करना है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर रिप्रेशन प्रोटीन नहीं बन रही है, तो को-रिप्रेसर इसके साथ बाइंड नहीं होगा और ये जो कंटीन्यूअस आपका जीन एक्सप्रेशन है इनका होता रहेगा। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन वुड बी इंड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ को-रिप्रेसर। भाई को-रिप्रेसर लगाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो रिप्रेसर वाली जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है। एक्सप्रेशन वुड बी सप्रेस्ड अंडर ऑल कंडीशंस। ये भी गलत बात है क्योंकि वो सप्रेस नहीं होगा, वो एक्सप्रेस्ड होगा। यानी कि वहाँ कोई स्टॉप करने के लिए उस जीन एक्सप्रेशन को नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एक्सप्रेशन वुड ऑक्योर कॉन्स्टिट्यूटिवली रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ को-रिप्रेसर। ये सही लगा। इसको कोई लेना-देना नहीं है अब को-रिप्रेसर से, हमेशा धड़ल्ले से, बढ़िया तरीके से आपके जीन एक्सप्रेशन होता रहेगा। एक्सप्रेशन वुड बी कंप्लीट, ये भी गलत है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है इफ ए टिपिकल डाई डिप्लॉयड राइस प्लांट के पास में क्या है 2n इक्वल टू 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एग्जांपल ऑफ एन एन्यूप्लॉइड फॉर्म। तो देखो, एक होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरी होती है यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी का मतलब होता है आपका जो भी क्रोमोसोम का चेंज आ रहा है, वो आपके जो बेसिक क्रोमोसोम होता है उससे आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। यानी वो अगर x है तो वो 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x हो सकता है, यानी एग्जैक्ट जो आपके बेसिक क्रोमोसोम नंबर है उससे मल्टीप्लाई होना है। एन्यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है, आपके 1 या 2 या 3 क्रोमोसोम्स का घटना या फिर जुड़ना, ये सब होना क्या होता है, यानी जितने तुम्हारे क्रोमोसोम्स कम या ज़्यादा हो रहे हैं वो एग्जैक्ट आपके बेसिक क्रोमोसोम के रेप्लिका नहीं है। तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी के बारे में पूछा गया है। अब 2n का 24 हो गया तो 24 का 12 हो सकता है। अ, तो देखो 12 पॉसिबल है, ये यूप्लॉइडी हो गई, 24 क्रोमोसोम है, ये भी यूप्लॉइडी हो गई, 48 क्रोमोसोम है, ये भी आपका यूप्लॉइडी हो गया। लेकिन जो आपके 2n+1 हुआ है, ये ट्राइसोमी हुई है, इसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। A series of groundbreaking experiments were conducted by various workers that collectively lead to the scientific understanding that DNA is the genetic material। तो देखो, सबसे पहले जो आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसने बताया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट था इसका। इसके बाद में आपके हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था, ये भी आपको बताता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर जो आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, उसको फर्दर उसको स्ट्रेंथन किया था किसने? अवेरी, मैक्लॉइड एंड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट ने। ये भी डीएनए से रिलेटेड था। तो जो ये फ्रैंकेल एंड कॉनरेड का एक्सपेरिमेंट था, ये एक्चुअली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल दिखाता है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए, बी एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस इन व्हिच बैक्टीरियम कैन टेक अप नेट डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये सही बात है क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बाहर के जो एनवायरनमेंट होता है, उससे किसी भी डीएनए को इनटेक कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट कॉज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये गलत है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में नया जेनेटिक डीएनए मटेरियल आएगा, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? तो इसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अब मैच करना है। यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं तो ओके। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सप्लाई ऑफ एटीपी, तो इसमें आ जाएगा थर्ड। सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब जानते हैं किसकी काम करता है ये आपका वर्क करेगा भाई, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। थर्ड आता है गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस का क्या काम होता है? ये आपकी पैकिंग करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैकिंग या सॉर्टिंग, मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, पैकिंग, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। तो गोल्जी अपार्टस का काम हो गया ये। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैपिड टेस्ट टू डिटेक्ट द मैकेनिकल डैमेज टू लेग्यूम सीड। अब देखो, एक तरह से आपको ये देखना है कि जो ये जो डैमेज हुआ है, यानी सीड वायबिलिटी देखनी है। तो हम जानते हैं कि जो आपका टोपोग्राफिकल टेट्राजोलियम टेस्ट जो होता है, वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक बात है? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन दिया गया है लाइक्लीहुड ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन कैरिंग
2 specific alleles of a human DNA marker, each of which have frequency of 0.3। अब पूछ रहा है कि कोई हेटेरोजाइगोट यानी कि दोनों स्पेसिफिक एलील्स, सपोज करो एक हो गया कैपिटल ए, एक हो गया स्मॉल ए। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आपके पास में इन दोनों एलील्स के